ओके, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर सबको नमस्कार। जेना वर्ल्ड फैमिली की तरफ से एक ये खास प्रोग्राम रखा गया है। वैसे तो इस कड़ी का नाम है रिटायरमेंट, रिटायर इट। और जो ये सीक्वल है वो है जेना चौपाल, फैमिली गुफ्तगू। तो अच्छी बात यह है कि ये गुफ्तगू है, कोई वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। हम सभी लोग मिलके इस बात पे चर्चा करेंगे कि रिटायरमेंट को कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे उसको सस्टेन किया जाए और उसका मीनिंग क्या हो। हर आदमी कैसे उसको अपने पर्सपेक्टिव में लेवे, इस तरह की कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत सीनियर लोग आज अवेलेबल हैं और हम चाहेंगे कि सब लोग खुले मन से अपनी बातें कहें, अपने एक्सपीरियंस बताएं, अपने जो भाव हैं वो व्यक्त करें। जनरली क्या होता है, रिटायरमेंट का जो शब्द है वो सुनते ही ऐसा एक मन में आता है जैसे कि अब कोई चीज बंद हो गई हो, कहीं से हम अपने आप को खींच लिए हों। आई हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम समथिंग, ऐसा कुछ फीलिंग आता है हमारे मन में। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग आज तक देखते आए हैं रिटायरमेंट को, ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, वो हमेशा ही ज्यादातर इसी तरफ झुका रहता है कि किसी एक्टिव फील्ड से, किसी एक्टिव वर्क प्लेस से हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। हम उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट जो कर रहे थे वहां से अपने आप को खींच लेते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये रिटायरमेंट जो है एक तरह से एक अपने लाइफ की नई बिगिनिंग भी हो सकती है। कई लोग बोलते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अब हमें बिल्कुल आराम करना चाहिए, जो एक्टिव लाइफ थी उससे बिल्कुल रिजर्व होके, फ्री होके, इंडिपेंडेंट होके एकदम फ्रीडम में रहना चाहिए। ठीक है, वो सब अच्छी बात है। लेकिन इस रिटायरमेंट के बाद वाले समय को कैसे हम व्यतीत करें, कैसे हम उसका यूटिलाइजेशन करें, किस तरह से हम सोसाइटी को कुछ दे पाएं या अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें, अपना टाइम सही से गुजार सकें, कुछ उससे ईल्ड भी कर सकें खुद को या फैमिली को या सोसाइटी को एट लार्ज। ये सारी बातें अगर हम सोचें तो रिटायरमेंट एक बहुत ही फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। कई बार क्या होता है, रिटायरमेंट कंप्लीट सर्विस के बाद आदमी आता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप समय से पहले रिटायर हो जाते हैं, वॉलेंटरली रिटायरमेंट ले लेते हैं, या कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जहां से आपको या किन्हीं कारणों से आपको प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेना होता है। उन केसेस में तो आप देखिए बहुत सारा टाइम रहता है आपके पास, आपके लाइफ में, कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उससे बेहतर से बेहतर पा सकें। और जो लोग फुल सर्विस करके रिटायर होते हैं, मे बी एट द एज ऑफ 60 और सो, उनके पास भी मन छोटा करने की कोई बात नहीं है। उनके लिए भी ऐसा कुछ कारण नहीं है कि वो ये सोचें कि भाई अब तो 60 प्लस के हो गए, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, या कौन हमें कुछ काम देगा। इस तरह की बातें हमारे देश में अभी तक रही हैं। लेकिन हमें इन सब चीजों से थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा, होना चाहिए। वैसे भी आप देखिए आजकल तो सब कुछ बड़ा सिमट सा रहा है पूरी दुनिया। अगर अपने कंट्री से बाहर थोड़ा सा देखें तो आप पाएंगे कि 60 कोई एज ही नहीं है। 60 क्या, 80 तक भी लोग बाग अच्छे खासे एक्टिव काम में व्यस्त हैं। बहुत ही फुल हार्टेड पार्टिसिपेशन है उनका। और किसी भी फील्ड में, किसी भी तरह के काम में, चाहे वो लेस रिस्क वाला हो या ज्यादा रिस्क वाला हो, वो मोर फिजिकल हो या मोर मेंटल हो, बिजनेस हो, एकेडमिक्स हो, लोग कर रहे हैं। और या फिर स्पोर्ट्स हो, तो उन सब चीजों से भी हमें सीखना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस से भी। वी शुड टेक लेसन, वी शुड लर्न, एंड वी शुड ट्राई टू चेंज आवर लाइफस्टाइल एज सच। तो इस तरह की बातें कुछ होंगी आज। हम चाहेंगे कि सब लोग अपनी अपनी तरफ से इस पे कुछ न कुछ अपने विचार प्रकट करें, और फिर हम लोग उन विचारों पे भी प्रतिक्रिया दें, उनकी समीक्षा हो, और कुछ विशेष बातें निकल के आए इसमें, जो न केवल हमें फायदा पहुंचाएं बल्कि उन सबको फायदा दें जो इस वीडियो को देखें और जो भी इसको समझ सकें। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी एक व्यक्ति लीड करे। मैं भी झा साहब,
ब्रजकिशोर झा साहब। अ, मैं तो लीड करने के मूड में नहीं था, लेकिन आप असाइन कर रहे हैं नहीं नहीं तो नहीं नहीं, लीड लीड सब चलिए, छोड़ दीजिए उसको, पार्टिसिपेट हाँ, करें। जो भी है। और मैं सबसे जी जी लगता है मैं सब आप लोगों में सबसे अधिक एजेड हूँ, जो कि जी जी। टायर्ड होने के बावजूद रिटायर्ड नहीं हुआ हूँ। और क्योंकि बहुत सारा काम है हमको, हम रोज सुबह उठ करके काफी हमको लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। आज ही की बात बता रहे हैं। ओके। हमारा एक ग्रुप है, गंगा मूवमेंट। हम उसमें उसमें एडमिन अच्छा एडमिन नहीं है, कुछ कुछ और ऐसा है जिसमें हम एडमिन हैं। उसी से संबंधित और भी, अच्छा या नेचर से अच्छा। सस्टेनेबिलिटी से व्हाट्सएप संबंधित व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप है। ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप। और वो एक्टिव ग्रुप अच्छा है और अच्छा। सब लोग मिलते जुलते रहते हैं। उस ग्रुप में जैसे आपको जी समझेंगे, मेधा पाटकर जी हैं, और उस तरह के ही लोग जी जी हैं उसमें, ग्रुप में। और एक जी नाम लेना उचित समझ रहा हूँ, अच्छी बात बुरी बात सब तरह की। अब उसमें भरत झुनझुन वाले जी हैं एक, काफी लोग, करीब करीब 400 500 लोग हैं। और गंगा को बचाना चाहते हैं, अच्छा। गंगा को बचाने का ये करना चाहते हैं, तो ओके। उसी को लेकर के कोई कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। और हमारे भरत भरत जी जो एडमिन है उसके, वो बोलते हैं, उनका उनका उद्देश्य है कि पहले सबसे वो आईआईएम बेंगलोर में वो प्रोफेसर थे, जी ग्रेजुएशन करके, और यूएसए से एमबीए करके आए हुए थे, और उसमें प्रोफेसर थे, और अच्छा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और उस तरह के चीज का। तो वो जब जब ये हो रहा था, हाइड्रो पावर का जब डैम बन रहा था, तो उनको लग रहा था कि इसके बिना इकोनॉमी का सुधार हो ही नहीं सकता है। और जब रिसेंटली अच्छा। उनको दो करीब करीब 10 साल पहले उनको लगा कि नहीं, ये हाइड्रो डैम से इकोनॉमी का को परेशानी हो रही है, तो हाइड्रो डैम टूटना चाहिए। अब आज सुबह सुबह बात हुई अच्छा। कि भाई हाइड्रो डैम टूटना चाहिए, तो फिर हम उसमें और भी अपना कुछ व्यूज दिए, जो हम रांची में कर रहे हैं, कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नदी को बचाने के लिए, उसके ओरिजिन को चीज करने के लिए लिखे। उनको परेशानी होने लगी कि हम जो यहाँ पर चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हाइड्रो डैम के टूटने के का जो प्रक्रिया है उसके लिए, और जो जी मतलब गवर्नेंस में जो प्रॉब्लम है, तो गवर्नेंस के चीज को हम लोग उठाएं। बोले आप उठाइए, लेकिन हम तो ये समझ रहे हैं कि हाइड्रो डैम तो टूटना चाहिए, लेकिन पहले समझना चाहिए कि नदी क्या है। हम्म, और नदी क्या है, तो और नदी के का ओरिजिन को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं। तो वो जी हमेशा परेशान रहते हैं कि नहीं, कोई कुछ मत बोलो, सिर्फ गंगा, गंगा हाँ ओनली। और कोई कोई न्यूज डाल देता है, कोई कुछ कर देता है, तो वो उनका तो हमसे बड़े हैं, और रिटायरमेंट उनका नहीं हो पा रहा है। क्यों? हम्म, क्योंकि उनको डिलीट करना है। वो न्यूज आप जो डाले, वो उसका कोई मतलब नहीं है। उसका वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, वो गंगा से रिलेटेड नहीं है। आप जो बोल रहे हैं गंगा से रिलेटेड नहीं है। तो हम लोग रिटायरमेंट को किस तरह से डिफाइन करें? अब हमारे भरत जी बिल्कुल ही रिटायर नहीं है। भरत झुनझुनवाला जी हैं, श्रीनगर में घर बनाए कि हम रिटायर हो गए हैं। श्रीनगर मीन्स उत्तराखंड के श्रीनगर में गंगा के किनार में घर बनाए हुए हैं। अच्छा। और उस गंगा के किनार में अब उनको हम्म, डैम से प्रॉब्लम हो रहा है, तो चीज को समझ रहे हैं। और हम्म, उसी चीज को लेकर के आज हम लोग काफी काफी हम लोग का अभी चल ही रहा है, लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है कि अच्छा। हम अगर डैम को आप तोड़ेंगे, तो हम जीडी अग्रवाल जी थे, अच्छा आप लोग खासा नाम सुने एंगेजमेंट है आपका, हैं? अच्छा खासा एंगेजमेंट है आपका, फिर तो आपका तो हाँ फिर तो, अच्छा खासा एंगेजमेंट है। हाँ मैं तो वही, मैं कभी कभी रिटायर नहीं टायर्ड हो होने जाता वाला है। हूँ, मैं टायर्ड हो जाता हूँ, लेकिन रिटायर्ड नहीं हो पाता हूँ। तो जी ये इस इन शब्दों से अभी वेरी मतलब मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि दुनिया में बहुत कुछ करने को है। बहुत अच्छा। और टायर्ड भी नहीं जी होइए, जी रिटायर्ड भी नहीं होइए। आगे बढ़िए, और आगे बात को आप लोग जी जी अपने जी। आगे बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। रिटायर भी ना होइए, टायर भी ना होइए। इसीलिए हमने कहा कि रिटायरमेंट, रिटायरिट, रिटायरमेंट को ही रिटायर कर दो। हम्म, सही रिटायरमेंट को बात ही है।
एक्सेप्ट नहीं करना है। वाई टू एक्सेप्ट दिस रिटायरमेंट? जब तक सांस है, जब तक हिम्मत है, जान है, तब तक कुछ न कुछ करना है। तमाम काम है जैसा कि आपने अभी बताया, हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत कुछ करने को है। तो मैं चाहूंगा कि अब प्रकाश मोहन जी भी अपने विचार कुछ रखें इसके बारे में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। और ब्रज किशोर जी, आपने भी बहुत अच्छी बात बताई। तो मेरे विचार ये हैं कि रिटायरमेंट को जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो ट्रेडिशनली जो नौकरी पेशा वाले हैं उन्हीं का रिटायरमेंट डिफाइन करते हैं। अदरवाइज जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिनका अपना बिजनेस है, वो लोग तो जब तक काम कर सकते हैं वो जी। लोग करते रहते हैं। वो लोग तो शायद रिटायर होते ही नहीं है जी। कभी। लेकिन नौकरी में ऐसा है कि वो बाय फोर्स 60 या जजेस में 65 जब आदमी को रिटायर कर दिया जाता है उस काम से जिस काम में वो लोग कर रहे थे। मेरा जो विचार है हम्म। रिटायरमेंट का कि टोटल रिटायरमेंट तो हमको कभी नहीं लेना चाहिए जब तक कि हमारे में ताकत है, शक्ति है। लेकिन जो ट्रेडिशनल जी। डेफिनेशन है कि साहब जॉब, हाँ जॉब से आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, चाहे आप जब आपकी उम्र हो जाए 60 या 58 या 65, या जब आप चाहें, जब आपको लगे कि आपके पास पर्याप्त धन है और आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपके आप जॉब में रह के नहीं कर पा रहे। अब जैसे ब्रिज किशोर जी ने कहा कि गंगा को बचाने में, तो उसी तरीके से मेरा भी इंटरेस्ट एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ईएसजी जो आप लोगों ने आजकल नाम सुना होगा, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो वैसे इंजीनियरिंग का है, लेकिन फिर मैंने पूरी नौकरी पूरे 30 साल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में की, बैंकिंग में। तो मेरा जो निर्णय था जी। नौकरी छोड़ने का वो एक कोई सोचा समझा निर्णय नहीं था। परिस्थितियां ऐसी बनी कि जी। हिंदुस्तान में माता पिता की तबीयत खराब हो गई। तो मुझे यही एक लगा कि भाई उनके पास रहने के लिए मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ बहरीन हम्म। में 20 साल हो गए थे रहते हुए अभी, तो फिर अच्छा लग रहा था, तो इसको यहाँ नहीं छोड़ा, तो अपनी एक कंपनी बना ली जिससे कि एक कंपनी रहेगी तो हम यहाँ रह सकते हैं। लेकिन मैं जो करने की अब कोशिश कर रहा हूँ वो वही चीज़ कर रहा हूँ जिसमें मेरे को आनंद आता है। तो एक तो हो गई नॉलेज, सही। जो कि बैंकिंग बहुत। नॉलेज है, तो उसमें जो लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं, चाहे उसमें पैसे बने चाहे ना बने वो एक अलग बात है, लेकिन एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट। जी। और दूसरा हम्म। सस्टेनेबिलिटी पे, एक तरीके से मैं अपने को स्टूडेंट भी मानता हूँ और प्रैक्टिशनर भी। स्टूडेंट इसलिए क्योंकि नई चीज़ हमेशा ही रोज ही सीखने को मिल रही है। तो जैसे कि मैं तीन जी। दिन का एक लंदन में ऑनलाइन सस्टेनेबिलिटी पे कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो कल एक सेशन था, दो सेशन कल और परसों होंगे, तो उनको मैं अटेंड करूंगा। तो उसमें पूरे दुनिया भर के लोग जी। अलग अलग बता रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या चल रहा है। जैसे कल हम्म। टेरी की जो डायरेक्टर थी उनका भी सुनने को आया कि इंडिया में उन्होंने कितना आगे रिन्यूएबल एनर्जी पे काम हुआ है, और बाकी जो प्रधानमंत्री जी और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं। इसी तरीके से यूरोप के लोगों ने बताया, अमेरिका के लोगों ने बताया। तो वो चीज़ जानकारी हो, अब वो जानकारी कन्वर्ट होती है कि नहीं पैसों में, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक आनंद आ रहा है कि जानने में कि भाई वर्ल्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है। जी। अब कहीं ना कहीं तो उसका फायदा आएगा ही। मैं किसी को बातचीत करूंगा, उसको बताऊंगा कि भाई तुम ऐसे कर सकते हो, और वो एनवायरनमेंट में कुछ करता है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा। लेकिन जो मेरी अपनी सोच ये है कि अगर आप रिटायरमेंट से जो सो कॉल रिटायरमेंट, जैसे नौकरी से रिटायरमेंट, उससे पहले अगर आप प्लानिंग कर लें कि आप जब 9 to 5 या 9 to 6 का जॉब आपका नहीं रहेगा, तो आप किस ढंग से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो बड़ा अच्छा रहेगा। जो लोग इस जी। प्लानिंग को नहीं कर बिल्कुल पाते सही। हैं और बाद में, तो उनको ऐसा नहीं है कि वो कोई लोग खराब स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन उनको फिर थोड़ा टाइम लगता है अपना शेड्यूल बनाने में। क्योंकि अच्छे जीवन के लिए जी। एक शेड्यूल रहे तो अच्छा रहता है कि आप समय से सोएं, समय से उठें, थोड़ा अपना एक्सरसाइज में टाइम हम्म। लगाएं, फिजिकल, मेंटल, और फिर आप वो काम करें जिसमें आपको आनंद है, जिससे कि आपको लगे कि आपने जो आप जी रहे हैं वो किसी पर्पस के लिए अपना जी रहे हैं। और बहुत सारे काम आप जी। कर बिल्कुल। सकते हैं। मुझे ये नहीं लगता है कि अगर आपका जो प्रोफेशन है आप उसी प्रोफेशन में ही आप कुछ कर सकते हैं। आप कोई नई चीज़ सीख सकते हैं,
मेरे जैसे एक रोल मॉडल है जो केंटकी फ्राइड के चिकन के जो फाउंडर हैं, कर्नल सैंडर्स। उन्होंने 67 की उम्र में ये बिजनेस शुरू किया। तो 67 में उन्होंने नया बिजनेस शुरू करके पूरे एक वर्ल्ड लेवल की अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, मैं और आप भी कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि हमारे में वही एम्बिशन रहे कि हमें इतना बड़ा कोई बनाना है। जो आपका एम्बिशन हो, जिसमें आपको लगता है कि आप खुश रह सके और कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो काम आपको करना चाहिए। कुछ लोग ज्यादा करना चाहिए। अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग कम अच्छा कर पाते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का। और रिटायरमेंट तो मुझे लगता नहीं है कि जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक तो रिटायर होते नहीं है। कुछ ना कुछ तो हमारा योगदान रहता ही है, चाहे समाज में ना हो तो परिवार में रहता है। तो परिवार का भी योगदान बहुत जरूरी है कि अगर परिवार में आपने अपने रहता बच्चों है। को अच्छी शिक्षा दी है, उनको इस लायक बनाया है कि वो कुछ समाज में योगदान दे रहे हैं, तो वो कोई आपका कम योगदान नहीं है। मुझे लगता है कि वो भी आपका बहुत अच्छा योगदान है। और अगर आपकी परिवार की समस्याओं को ही आप अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। ये नहीं कि आप सबसे एक अलग, आप एक तरीके से इनडिफरेंट होके बैठ जाएं कि भाई अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम लोग करना है। एक पॉजिटिव वे में अगर हम योगदान दे रहे हैं अपने परिवार में, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कभी भी इंसान को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि वो रिटायर हो गया है। ये जरूर है कि जो एक सैलरी इनकम है, वो आपकी एक आनी बंद हो जाएगी। अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो आपकी या तो पेंशन है या आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है, वो आती रहेगी। और अगर आपका बिजनेस है तब तो फिर आपकी इनकम तो आती ही रहेगी, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। चाहे आपके बाद आपके बच्चे संभाल रहे हैं या आपने कुछ लोगों को हायर कर रखा है वो लोग संभाल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कैश फ्लो आएगा। कुछ लोगों के अपने मकान होते हैं जो लोग किराए पे उठा देते हैं, उसकी इनकम आती रहती है। हम्म। कुछ लोग के इन्वेस्टमेंट शेयर्स में होते हैं, उसकी इनकम आती है। लेकिन आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी करनी चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद, इस तरीके के रिटायरमेंट के बाद, आप अपना जीवन उसी स्टैंडर्ड का जी सकें जो आप पहले जैसे आप जीते रहे हैं। उसमें आपको ये नहीं होना चाहिए कि साहब अब मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मुझे कम करना है। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना करिए, लेकिन जिस ढंग से आप जैसे आप रहते हैं, खाना पीना, पहनावा, उस तरीके की चीज़ों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ये आप प्लानिंग कर लें अपने सो कॉल रिटायरमेंट से पहले, तो उसमें आपको अच्छा रहता है, आराम रहता है। तो ये मेरे अभी इनिशियल ये विचार है, फिर अब आगे जैसी वार्तालाप होगी वैसे और अपने विचार में रखूंगा आपके सामने। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर एडवांस में प्लानिंग कर लें हम कि इस नॉर्मल या ट्रेडिशनल रिटायरमेंट के बाद हमें क्या करना है, तो आगे का जो बचा हुआ जीवन है वो काफी आराम से और संतोष के साथ बिता सकता है व्यक्ति। और इसी कड़ी में एक ये भी चीज ऐड की जा सकती है कि जो आनंद की बात आपने कही कि वो काम हम ऐसा करें जिसमें हमें आंतरिक खुशी हो, आनंद हो, संतोष हो, वो चीज बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सही बात है कि हर चीज फाइनेंस से या पैसे से रिलेट किया जाना अच्छा नहीं है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि चलिए हमारी जो जरूरतें हैं वो सब पूरी हो रही हैं, हम जिस स्टाइल में या जिस लाइफ स्टाइल में नौकरी के दौरान रह रहे थे वैसे रह रहे हैं, और पैसे न भी ज्यादा आए तो कम से कम कुछ ऐसा हो कि हमें मन का सुकून मिले कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे मन को शांति दे रहा है, खुशी दे रहा है, आनंद दे रहा है। तो ये सबसे अहम चीज होनी चाहिए। इसमें हो सकता है कि आपके कुछ हॉबीज हों, कुछ आपके एम्बिशंस हों, कुछ ऐसे काम हों जो आप नौकरी के दौरान न कर पाए हों, व्यस्तता के चलते या किसी और फैक्टर की वजह से उस समय शायद वो आपके एम्बिशन रह गए हों, दब गए हों। उनको भी हम उभार सकते हैं, उन पे हम वर्क कर सकते हैं कि वो सारी जो हमारी अंदर की बातें हैं, जो हमें संतोष ज़्यादा देने वाली हैं, उनको हम उन पे हम अपना टाइम और अपनी एफर्ट्स लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा समय होता है कि रिटायरमेंट के बाद उन चीज़ों को फिर से हम जिएँ, उनको फिर से हम एन्जॉय करें, उसका आनंद लें, उसका संतुष्टि पाएँ। हमेशा देखा गया है कि जो फिज़िकली फिट रहते हैं जो लोग, वो मेंटली भी ठीक-ठाक रहते हैं।
तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको अपने सेहत पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 60 प्लस के बाद में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे हेल्थ को डायरेक्टली अफ़ेक्ट करते हैं या इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट करते हैं। तो हम अपनी सोच को, हम अपने मेंटल कंडीशन को, स्टेटस को तो मेंटेन कर पाएँगे, लेकिन तभी कर पाएँगे जब हम फिज़िकल रूप से हर तरह से ठीक हों, हमारे सारे अंग ठीक से काम कर रहे हों, हम फिज़िकल कुछ करने के उसमें सक्षम हों। तो इस बात पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि हम बार-बार अपने इन सब चीज़ों को चेक करते रहें, इंट्रोस्पेक्ट करते रहें, अपनी जाँचें करवाते रहें, अपने खान-पान पे ध्यान दें, अपने शेड्यूल पे, अपनी जो रूटीन है, दिनचर्या है, एक्सरसाइज़ है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। ये एक बेसिक फैक्टर है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपके साथ रहती है। सबसे बड़ा दोस्त जो है वो आपका शरीर ही है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो फिर बहुत सारी बातें आप सोच के रह जाएँगे, लेकिन शायद वो पूरा ना हो। तो एक ये भी एंगल है, जिस पे हमें ध्यान देना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ख़ास करके जब हम इस ऐज में पहुँचते हैं, जब हम 50 प्लस के आस-पास हो जाते हैं। तो इसमें भी हमें अपना थोड़ा वक़्त, थोड़ी एनर्जी देना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस के रूप में हो, चाहे वो समय के रूप में हो, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो। तो जिस भी तरह से आप अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को स्वस्थ रख सकें, ऐसे कुछ आयाम अपने जीवन में जोड़ना ज़रूरी होता है। होना चाहिए, ताकि इस पे भी हम कहीं पिछड़ ना जाएँ। ऐसा ना हो कि हम किसी बीमारी के शिकार हो जाएँ, ऐसा ना हो कि हम चाह के भी कुछ कर पाने में सक्षम ना रहें। तो ये भी एक मेरा मानना है कि एक एंगल हो सकता है, जिस पे हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत होती है, ताकि हम फिट रह के मेंटली और फिज़िकली जो भी हमारे मन में है, जो भी हमने प्लान किया हुआ है, जो हमारे सामने है, उसको हम साकार रूप दे सकें। झा साहब, और कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे ज, ज, बुजुर्ग जरूर हमारे बीच, ज, बहुत अनुभव है आपके पास। हम लोग जरूर चाहेंगे मैं कि ऐड आपसे करना कुछ चाहूंगा। जरूर ऐड जी, करना चाहूंगा कि प्लीज़। सबसे पहले आपका खुद का रिटायरमेंट नहीं हुआ है, या हुआ रिटायर्ड और रिटायर्ड नहीं हुए हैं, ये तो खुद के मेंटल स्ट्रेंथ को बना के रखना ही है। आप अपने बच्चों को भी इस चीज के बारे में आगाह रखिए कि मैं रिटायर जॉब से हुआ हूँ या जॉब से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ करना है हमको जिंदगी में, और उद्देश्य जिंदगी का जो हायर एम्स रखिए, जिससे कि आपका मतलब रिटायरमेंट का मतलब उसके बाद कल के लिए भी सिस्टम क्रिएट करना है। जैसे वो बोल रहे हैं ईएसजी, ईएसजी जो है वो, या और हम जो उसी का दूसरा रूप बोल रहे हैं, जो ईएसजी को हम नकारते हैं और बोलते हैं कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ द नेचर। सस्टेनेबिलिटी ऑफ जो सस्टेनेबिलिटी गोल जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक गोल है, और वो वर्ल्ड जो है वर्ल्ड वाइड वो ह्यूमन सेंट्रिक गोल को लेकर के बढ़ रहे हैं। तो अभी उस चीज के बारे में हम नहीं बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि हर एक मैक्सिमम परिवार में हम देख रहे हैं, चूंकि आप अपने मेंटली अपने को रिटायर्ड बोल करके अपने बच्चों को हतोत्साहित करते हैं, तो आपके बच्चे भी ये मान के चलते हैं कि अब ये बूढ़ा हो गया है, कि ये क्यों बोल रहा है, यो क्यों घर में कोई चीज में दखल दे रहा है, वो किनारे क्यों नहीं रहता है। तो आप खुद के लिए मतलब टायर्ड बेहतर भी नहीं हुए हैं, मेंटली रिटायर्ड भी नहीं हुए हैं, लेकिन रिटार्डेड हो जाते हैं। मेंटली आपको टारगेट कर दिया जाएगा और आप किनारे धकेल दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप खुद को गार्ड कीजिए, अपना जो अस्तित्व है उसको बचाए रखिए, जहां हैं वहां बचाए रखिए, और हायर गोल्स अपने लिए ही नहीं अपने बच्चों के लिए भी हायर गोल्स असाइन कीजिए, जिससे कि सिर्फ अपने लिए अगर यही असाइनमेंट है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिए, जगह पर चला गया, जॉब करने लगा, अब मेरा क्या काम, तो फिर आपके बच्चे भी आपको उसी तरह से नेग्लेक्ट करेंगे, और वो खुद भी आगे के लिए उनका जो आउटलुक है वो उस तरह का नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। और जिस तरफ जो उनका जो खुद को सस्टेनेबल बना के रख सके, ये सस्टेनेबिलिटी का पहला पार्ट है कि खुद हम खुद को सस्टेनेबल बना के रखेंगे, और नेचर के साथ अपना नेचर पहले अपना स्वभाव उस तरह का रखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी को हम इंजॉय कर सकें।
अपनी सस्टेनेबिलिटी, नेचर के सस्टेनेबिलिटी को एंजॉय कर सकें, तो आपको ये जो रिटायरमेंट का हम लोग बात किए हैं, इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होगी, और फील करेंगे कि ये कोई समस्या नहीं है। जैसा हमारे सनातनी धर्म में कहीं नहीं था, रिटायरमेंट शब्द हमको नहीं लगता है, वानप्रस्थ था। वानप्रस्थ जो है वो एक सही सही चीज है, और हमको वानप्रस्थी होने का के लिए तैयार होना चाहिए, न कि रिटायरमेंट का मतलब हो जाता है कि हम रिटार्डेड हो जा रहे हैं, मेंटली रिटार्डेड। वो नहीं होना चाहिए, हमको जी वानप्रस्थी होना है। तो वानप्रस्थ। यही रुकेंगे, और हम प्रकाश जी से भी जानना चाहेंगे कि वो एक्चुअली अभी उनका कंपनी वो कहाँ शुरू किए हैं, कहाँ है इन दिनों। जी, बहुत सही कहा आपने ब्रज किशोर जी, कि हम लोग अपने आप को सस्टेनेबल बना के रखें, और ऐसा ना हो कि हम लोग खुद रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड कैटेगरी में आ जाएं। तो मेरा जो जी काम ये है, मैं बहरीन में रहता हूँ, लेकिन इंडिया में बराबर आता रहता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जो हैं वो 82 इयर्स की हैं, वो इंडिया में मेरी बहन के पास रहती हैं। वो अभी ऐसी स्थिति में नहीं हो पाई हैं कि वो मेरे साथ यहाँ आ पाएँ, कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो मेरा जो काम है, एक तो मेरा इंटरेस्ट है जो बैंकिंग से रिलेटेड, तो मेरी कोर एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि 30 साल बैंक में काम किया है। तो उसमें किसी को कोई कंसल्टिंग असाइनमेंट हम मुझे मिलता है तो वो मैं करता हूँ, चाहे वो बैंक का हो या किसी कंपनी का हो, क्योंकि कंपनी वाले जो बैंक से डील करते हैं उनको भी कई बार ज़रूरत पड़ती है एडवाइस की, कि वो किस ढंग से अपने को ऑर्गेनाइज करें, अपने बिजनेस को फ्रॉम द बैंक्स पर्सपेक्टिव। दूसरी जो मेरा जो पैशन पिछले 3 साल से हुआ है वो ईएसजी पे हुआ है। तो वो उसमें मेरा जो मेन फोकस ये है कि आज की तारीख में जितनी गवर्नमेंट्स हैं और बड़ी कंपनीज हैं और बड़े बैंक्स हैं, वो लोग तो ईएसजी पे काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन जो मिडिल साइज कंपनीज हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, इन लोगों को लगता है कि भाई ईएसजी से हमें कोई मतलब है नहीं खास, जब तक कि उनको कोई प्रेशर नहीं आए। जैसे इंडिया में अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और स्टॉक एक्सचेंज ने थोड़ी अब निकालने शुरू किए हैं रूल्स, कि भाई आप जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन सबको डिस्क्लोज करना होगा कि वो ईएसजी पे क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी भी 90% और शायद ज़्यादा भी कंपनीज केवल इसको एक टिक इन द बॉक्स मान के चल रहे हैं, कि भाई हमको रिपोर्ट देनी है, एक कंसल्टेंट को हायर कर लो, रिपोर्ट बनवा दो और उसको पब्लिश कर दो अपने एनुअल रिपोर्ट में। मेरा ऐसा विचार नहीं है कि इससे कोई ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा, जब तक कि हम में से हर एक आदमी इंडिविजुअली और कंपनीज, चाहे वो बेबी स्टेप्स लें कि हम लोग क्या कर रहे हैं टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, या फिर सोसाइटी सोशल रिलेटेड हो, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड हो। कुछ ना कुछ हमको रोज करना चाहिए और अपने गोल्स बनाने चाहिए। तो अभी तो मैं काफ़ी एजुकेट ही कर रहा हूँ लोगों को, कंपनीज को, कि भाई ये ज़रूरी क्यों है उनके लिए। और कुछ लोग जिनको समझ में आ जाता है वो लोग इसमें काम करते हैं, जिनको अभी समझ में नहीं आता है कहते हैं जब होगा हमारे सिर पे आएगी तब देखेंगे। ये जो ह्यूमन नेचर होता है कि जब तक कि कोई डंडा ना पड़े या कोई मुसीबत ना आए तब तक हम उसको सोचते नहीं है। सीरियस नहीं लेकिन लेते। यहाँ पे बहरीन एक छोटी कंट्री है, यहाँ की आबादी करीब 15 लाख 16 लाख लोग रहते हैं, बस छोटी सी कंट्री है। यहाँ का सारा माहौल बहुत अच्छा है, लगता ही नहीं है कि हम इंडिया से बाहर हैं। सब कुछ यहाँ पे, मंदिर भी हैं यहाँ पे, सब तरीके की आज़ादी है, खाना पीना सब हिंदुस्तानी खाना मिलता है, और इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है, डायरेक्ट फ्लाइट्स दिल्ली से 3.5 घंटे का है। तो मम्मी वहीं ग्रेटर नोएडा में रहती हैं, तो मैं चला जाता हूँ जब भी उनको जा पाता हूँ। और अभी मैं कोशिश करूंगा कि अगर उनको अगले साल तक ले आऊं, तब थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि वो मुझे बार बार इंडिया नहीं जाना पड़ेगा फिर, जब वो मेरे साथ जी। रहेंगी। और हम्म, 20 साल हो गए हम लोग को रहते हुए यहाँ। हम सबके पास गोल्डन वीसा है। गोल्डन वीसा का मतलब 10 साल का वीसा है जो रिन्यू हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रहने हम्म, में। और आप लोग का कभी मौका मिले, आप लोग आइए यहाँ बहरीन, घूमने आइए, हमारे गेस्ट बनिए। sure। आप लोग, यू आर मोस्ट वेलकम।
और थैंक यू। आप विनय जी, आप दिल्ली में हैं, आप कहाँ पे हैं? नहीं, मैं ग्वालियर में हूँ। आप ग्वालियर ग्वालियर में मध्य हैं? प्रदेश। जी अच्छा। जी। और झा साहब आप कहाँ और पे झा हैं? साहब रांची में, रांची में। अभी अच्छा, तो मैं रांची में। रांची में हूँ, लेकिन मेरा मेरा घर नोएडा में भी है। मेकॉन अपार्टमेंट जी कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी कंपनी में मैं था, तो उसी से मेकॉन अपार्टमेंट बना हुआ है हम लोगों का। कंसल्ट जी। हम आपके इसमें भी अल दमाम में और बहरीन का से पहले जो वहाँ खबर के बाद जो वहाँ पर पुल से जाते हैं और फिर बहरीन को देखते हैं ऊपर से, उस जगह पर हाँ। बहुत दिन गए हैं हम। और आप लोगों अच्छा। का उस समय में शायद आप 99 में मेरा वहाँ जा हाँ करके देखना, और ये सब बहरीन के चीज को दूर से जस्ट मतलब जो वो नेक है और उसके बाद जो बहरीन जहाँ से शुरू होता है हाँ उस एरिया को हाँ देखे हाँ, हैं, समझते हैं कि बहरीन का क्या है। सऊदी अरब में जी रहे हैं काफी, जी। काफी नहीं अरे वाह, मतलब बहुत 6 महीने करीब रहे हैं हम। तो और वहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज अच्छी बात। लगाने का अनुभव है। और उन जी लोगों को इस चीज के बारे में जो इन्वायरमेंटल जो लेबोरेटरी और ये सब चीज को ये किए थे, तो वो लोग आए थे और हमसे फिर हम लोगों से फिर उस चीज का टेक्नोलॉजी सब जो ट्रांसफर करने का ये सब चीज हुआ था सऊदी अरब के लिए। जी। तो हम नहीं, बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक आप इस हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, जी एक जो जिसमें शायद पांडे जी का भी इंटरेस्ट होगा, उन्हीं के गांव के पास में हमारे एक मित्र इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हुए हैं। और उनका बैंक जी से जो प्रॉब्लम शुरू हुआ, वो हार्डली 4-5 करोड़ का उनका लोन था। और उस लोन को और उनको 25 करोड़ लोन देना था, वो दिया नहीं। और अल्टीमेटली वो अच्छा। एनपीए हो गया है, और बैंक इंजीनियरिंग कॉलेज को। तो प्रकाश जी, हम लोग उसके सॉरी, बारे एक में कॉल आ सेपरेटली, गई थी, अब मैंने बंद हाँ कर हम दिया। हाँ सॉरी। समझ गए, इसलिए हम रुक गए थे। Yeah, तो Prakash हम लोग bhai, Prakash सेपरेटली इस पे bhai, बात करेंगे हम लोग। Prakash bhai, you can uh, जी govern the topic back into why जी this जी session was called, because I feel जी। that we are getting slightly diverted. नहीं So, नहीं, इसको मैं वापस, हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे कि रिटायरमेंट के ऊपर ही। कि जैसे कि इसमें एक और एस्पेक्ट जो मैं ऐड करना चाहूँगा, कि जब जी हम जिस समाज में हम रहते हैं, तो उस एरिया की क्या समस्याएं हैं, अगर उनमें से कोई एक समस्या है जो हमारे इंटरेस्ट की हो, उसको हम जी फोकस करें, तो भी हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत हो सकता है। हमें बहुत सारी समस्याओं पे एक साथ कंसंट्रेट करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर एक भी हमने, जैसे अब आप गंगा क्लीनिंग से एसोसिएटेड है, ये एक बहुत नोबल कॉज है। इसी तरीके से हम, जैसे हम जहाँ रहते हैं, अगर आसपास हमको कोई चीज़ दिखती है कि कोई प्रॉब्लमेटिक है जिसमें हमको कलेक्टिव एफर्ट्स करने हैं या इंडिविजुअल एफर्ट्स भी करने हैं जिससे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें हम अपना टाइम लगाने लगते हैं। तो वो भी एक काफ़ी, रिटायरमेंट के बाद, जो सो कॉल्ड रिटायरमेंट का मतलब नौकरी से रिटायरमेंट है, अगर आपकी नौकरी है। अदरवाइज तो मेरे हिसाब से कोई रिटायरमेंट नहीं है। अगर आपकी नौकरी नहीं है, आप प्रोफेशन में हैं या बिजनेस में हैं, तो आप कभी रिटायर नहीं होंगे। लेकिन अगर हम उसको डिफाइन करें कि साहब, जो 8 घंटे की अगर कोई लिमिट काम आप कर रहे थे जिंदगी भर, वो अब आप नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम अगर एक एक समस्या को भी पकड़ लें, तो बहुत कुछ हम बदलाव ला सकते हैं। आगे विनय जी, आपके ऊपर। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और भी चीज थी कि जिस समाज ने, जिस देश ने, जिस वातावरण ने हमको इतना कुछ दिया कि हम 60 की उम्र तक पहुंच पाए, हम नौकरी कर पाए या बिजनेस कर पाए, या जो भी प्रोफेशन हमें मिला उसमें हम सक्सेस पा सके, और इतना कुछ मिला हमें, तो हमें ये भी चाहिए कि अब चूंकि 60 साल के हम हो चुके, या हमें जो करना था अपना कर लिए, पा लिए, तो एक रिपे करने का भी हमारे अंदर कुछ फीलिंग होनी चाहिए कि उस सोसाइटी को, उस देश को, उस राष्ट्र को, या हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं, उनको हम किसी न किसी रूप में रिपे करें। हम कुछ ऐसा करें कि हम
लगे कि हाँ ठीक है, हमें जो कुछ मिला इस समाज से, उसके बदले में तो क्या हम दे सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि एक तरह से मानसिक संतुष्टि हो कि कुछ ऐसा करें कि हम उसको थोड़ा तो रिकवर कर सकें, किसी तरह से उनको रिपे कर सकें। तो इस फील्ड में भी, इस एंगल पे भी हमें वर्क करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जैसा कि प्रकाश जी ने अभी कहा कि हमें कुछ छोटी-छोटी समस्याओं को भी अगर हम सॉल्व कर पाते हैं, किसी एक पॉइंट को भी लेके उस पे अगर हम अपना मन लगा सकें, अपनी मेहनत लगा सकें, तो काफ़ी कुछ हो सकता है, काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, हमारे समाज की समस्याएँ हो सकती हैं, हमारे जैसे कि आप जिस प्रोफ़ेशन में हैं, कंसल्टेंसी की सेवाएँ दे रहे हैं, तो इस तरह से भी अगर किसी को हम सही रास्ते पे ला सकें, उसकी अड़चनों को दूर कर सकें, कहीं उसका काम रुका हुआ है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये सब भी कर सकें तो ये कुछ कम नहीं है, इससे भी समाज को फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली पूरे ह्यूमैनिटी को कहीं न कहीं इसका पॉज़िटिव लाभ मिलेगा। तो इस फैक्टर को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम रिटायरमेंट नहीं, मतलब जो भी एक्टिव वर्क से हम फुर्सत पाएँ, तो हमारी व्यस्तता थोड़ी कम हो। तो इस तरफ अपना समय और अपनी ऊर्जा लगाएँ, ताकि किसी भी इस रूप में हम उन लोगों को, उन संस्थाओं को, उन पूरे स्ट्रक्चर को, कंप्लीट सिस्टम को कुछ न कुछ हम दे सकें अपनी तरफ से, कुछ अच्छा कर सकें। ये भी एक एंगल होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।